वैज्ञानिक मानते हैं कि 18th सेंचुरी में ऑक्सीजन की डिस्कवरी के बाद केमिस्ट्री का जन्म हुआ, जिस रूप में आज हम इसे जानते हैं। इससे हजारों साल पहले भी भारत, इजिप्ट, यूनान और चाइना जैसी सभ्यताओं ने बहुत से मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को एग्जामिन किया था, लेकिन बिना कोई कोहेरेंट थियोरी बनाए। इस तरह की एंशिएंट स्टडीज को एल्केमी और ट्रांसम्यूटेशन कहा जाता था। वैज्ञानिकों का बहुत पहले ये मानना था कि जब मेटल्स ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तब उनमें बड़ी भारी मात्रा में परिवर्तन आता है, और इन वैज्ञानिकों को ये उम्मीद थी कि अल्टीमेट ट्रांसम्यूटेशन का ये प्रोसेस आखिरकार कॉमन मेटल्स को सोने या चांदी में बदल देगा। बेस मेटल्स से सोना बनाने के इस आइडिया को नाम दिया गया एल्केमी। इस वीडियो में हम एल्केमी की हिस्ट्री और इस प्राचीन विद्या से जुड़े रहस्य जानेंगे, सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एल्केमी सिर्फ आम धातुओं को सोने में बदल देने वाली प्रक्रिया का नाम नहीं था, बल्कि एल्केमी इससे कहीं ज़्यादा थी और भी बहुत सी चीज़ें एंशिएंट एल्केमिकल स्टडीज़ के अंडर आती थी, जैसे केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, नेचुरल फिलोसफी, बायोलॉजी, हर्बलिज्म, मेडिसिन और मिस्टिकल रिलीजन, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एल्केमी की हिस्ट्री से जुड़े कुछ ज़रूरी तथ्य और कहानियां जान लेते हैं। प्राचीन समय में जब एल्केमी का काफ़ी बोलबाला था, तब आम इंसान तो क्या बल्कि उस समय के ग्रेटेस्ट माइंड्स भी बेस मेटल्स से सोना बनाए जाने की पॉसिबिलिटीज़ पर विश्वास रखते थे। यहाँ तक कि उस वक्त इस थ्योरी पर लोगों का इस कदर विश्वास हो चुका था कि इंग्लैंड के राजा हेनरी फोर्थ ने देश के सभी इंटेलिजेंट लोगों को एनकरेज किया कि वो इस सब्जेक्ट का अध्ययन करें, ताकि देश पर चढ़ा भारी कर्ज चुकाया जा सके। और इसके बाद के सालों में दूसरे देशों के भी रूलर्स ने एल्केमी पर स्टडी कर रहे विद्वानों को और उनके एक्सपेरिमेंट्स को सपोर्ट किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौरान कई देश इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित थे कि कहीं वैज्ञानिक अपने इस मकसद में कामयाब ना हो जाएं, और वो एल्केमी के दुष्परिणामों के बारे में सोचकर काफ़ी डरे हुए थे। 2nd सेंचुरी BC में चाइना ने तो एल्केमी के ज़रिए सोना बनाने को गैर कानूनी करार दे दिया और एल्केमी प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति के लिए मौत की सज़ा का ऐलान कर दिया। यहाँ तक कि रोमन एम्परर डायोक्लेशियन ने तो ये ऑर्डर दे दिया कि जितनी भी इजिप्शियन किताबें एल्केमिकल प्रोसीजर्स को एडवोकेट करती हैं, उन सभी को मिटा दिया जाए। गौर करने लायक बात है कि 17th सेंचुरी के दो दिग्गज साइंटिस्ट्स सर आइजैक न्यूटन और रॉबर्ट बॉयल एल्केमी को लेकर काफ़ी सिंपैथेटिक थे। 13th सेंचुरी के फिलोसोफर थॉमस एक्वाइनस तो इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट थे। उन्होंने एल्केमी पर एक ट्रीटस लिखा था, जिसमें वो पूछते हैं कि क्या एल्केमी के जरिए बनाए गए गोल्ड को रियल गोल्ड माना जाएगा, और क्या इस गोल्ड को लेन देन में इस्तेमाल करना अनैतिक तो नहीं होगा। एक्वाइनस की ये बातें सुनकर लोग स्पेकुलेट करने लगे कि शायद एक्वाइनस ने आम धातुओं को सोने में बदलने की तकनीक का पता लगा लिया है। 13th सेंचुरी के रोमन कैथोलिक पोप जॉन 22 ने एल्केमी पर कई किताबें लिखी। 1334 में जब उनकी डेथ हुई, तब वो अपने पीछे अपार दौलत छोड़ गए। लोगों ने अनुमान लगाए कि उन्होंने यह संपत्ति एल्केमी के जरिए बनाई थी। अब एल्केमी पर बात हो, लेकिन फिलोसोफर्स स्टोन का जिक्र भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये फिलोसोफर्स स्टोन क्या था? वेल, आपने हिंदी मूवीज वगैरह में या किताबों में पारस पत्थर जैसी किसी चीज़ का नाम सुना होगा। ये फिलोसोफर्स स्टोन का ही हिंदी नाम है। ये एक काल्पनिक पत्थर था और इसे हासिल करना एल्केमिस्टों का मकसद था। इसके बारे में एल्केमिस्टों का विचार था कि अगर ये पत्थर किसी ऑर्डिनरी मेटल को छू ले तो वो सोना हो जाए, और अगर किसी बीमार व्यक्ति को छू ले तो वो स्वस्थ हो जाए। इस तरह की बहुत सी कहानियाँ एल्केमी की हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री ने यह साबित किया है कि एल्केमिस्टों के ये गोल्स इम्पॉसिबल थे। आज के साइंटिस्ट्स कहते हैं कि एल्केमिस्ट मिसगाइडेड रहस्यवादी लोग थे,
जिन्होंने एक ऐसा सब्सटेंस खोजने का नामुमकिन सपना देखा था जो बेस मेटल्स को सोने में बदल सकता था। लेकिन साइंटिस्ट्स ये भी मानते हैं कि बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज प्राचीन एल्केमिस्टों की इन्हीं बेतुकी असफल कोशिशों की बदौलत पूरी हो पाई। पर फिर भी वो ये कहते हैं कि उन लोगों के उद्देश्य बचकाने थे। लेकिन हमारी नॉलेज आज भी विचित्र ढंग से बढ़ रही है। न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू साइंटिफिक ट्रांसम्यूटेशन की अचीवमेंट ने नए विचारों के लिए दरवाजे खोले हैं। आज 21वीं सदी के इस आधुनिक युग में भी एल्केमी प्रैक्टिस की जाती है। हालांकि आज के ज़्यादातर एल्केमिस्ट अब मेटल को सोने में बदलने की कोशिश नहीं करते। उनके इस सदियों पुराने ख्वाब ने तो शायद कभी का अपना दम तोड़ दिया है। आज के एल्केमिस्ट हीलिंग रेमेडीज खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वे एक ऐसी औषधि खोजना चाहते हैं जो इंसान को हर बीमारी से मुक्त कर दे, या यूं कहें कि वे एक ऐसा अमृत खोजना चाहते हैं जो इंसान को हमेशा के लिए जवान बनाए रखे। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स प्राचीन भारतीयों ने भी किए थे। नागार्जुन 3rd सेंचुरी के एक इंडियन बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे। वे एक रसायन विज्ञानी भी थे और वे नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य थे। माना जाता है कि उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और ब्लड सेल्स के बारे में काफ़ी गूढ़ जानकारी पता कर ली थी और वे एल्केमी के जरिए कायाकल्प की किसी विधि के द्वारा लंबा जीवन जीने की खोज कर रहे थे। 7th सेंचुरी के चाइनीज ट्रैवलर हुएन त्सांग लिखते हैं कि नागार्जुन की एल्केमी पर अविश्वसनीय पकड़ थी। बहुत से एल्केमिस्ट जिन बातों का अभी तक सिर्फ स्वप्न देख रहे थे, नागार्जुन ने उनको साकार कर दिया था। प्राचीन भारतीयों की ये सीक्रेट नॉलेज गुरु शिष्य परंपरा पर टिकी हुई थी। लेकिन तुर्कों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने नालंदा को आग के हवाले कर दिया। नालंदा में मौजूद लाइब्रेरीज जलकर राख हो गई, वहाँ के आचार्यों को मार डाला गया और इस तरह ये प्राचीन विद्या विलुप्त हो गई। अब एल्केमी की जो ये मेडिकल ब्रांच है, जिसके द्वारा एल्केमिस्ट इंसानों को निरोगी बनाने की कोशिश करते थे, इस मेडिकल ब्रांच की एक शाखा आज भी हमारे बीच मौजूद है और इसे आज की इस मॉडर्न एज में भी बहुत लोगों द्वारा वैलिड समझा जाता है। इस शाखा का नाम है होम्योपैथी। होम्योपैथी डायरेक्ट डिसेंडेंट है ओल्ड एल्केमी स्टडीज की। वैसे तो होम्योपैथी को भी एल्केमी की ही तरह स्यूडो साइंस माना जाता है और मेडिकल साइंस नहीं मानती कि इसमें कोई सच है। लेकिन इसके विपरीत लाखों लाखों लोगों ने ऐसा कहा है कि वो इससे ठीक हुए हैं। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।